हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम लोग फीमेल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, इस बॉक्स के बारे में। और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल तरीके से बात करी थी और सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने आपको इसके बताए थे। लेकिन इस बॉक्स को हमने कम्प्लीटली नहीं पढ़ा था क्योंकि इसके अंदर और सारी बातें जानना भी हमारे लिए बाकी रह गई है। तो इस लेक्चर में उसको कंप्लीट करते हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था, एक बार के लिए ज़रा फिर से देखते हैं इसको, कि एज़ पर राइट टू एजुकेशन या एज़ पर, जैसा कि मैंने आपको इसका पूरा नाम बताया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जो कि आया था साल 2009 में। ये वाला एक्ट आया था साल 2009 में। इसका कहना ये है इस एक्ट का कि सभी जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उनको अधिकार है, दे आर एंटाइटल्ड टू, यहाँ पर एक कीवर्ड है, फ्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन उनको मिलेगी। ठीक है, सभी बच्चे और बच्चियों को टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। लेकिन हम ये देखते हैं, राइटर हमें ये बता रहे थे कि लेकिन अभी भी हम ये देखते हैं, भारत के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यूनिवर्सल लेवल पर नहीं है, हर किसी को नहीं मिल पाती है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो डिसएडवांटेज कैटेगरी है जिनको नहीं मिल पाती है वो है बच्चियाँ, जिनके लिए एजुकेशन ऐसा माना जाता है भारत के समाज के अंदर कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, फ्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, ये जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, इसके बारे में भी ज़रा हम डिटेल तरीके से बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसको, क्योंकि समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत कि सभी बच्चे और बच्चियों को जो कि 14 साल तक की उम्र के एज ग्रुप के अंदर हैं वो अधिकृत हैं, ठीक है, कि उनके पास अधिकार है कि उनको फ्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मिलेगी। लेकिन फिर भी प्राइमरी एजुकेशन इंडिया के अंदर यूनिवर्सल नहीं है। तो हमें पहले ये तो समझना ही पड़ेगा कि ये जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है ये क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी स्कूल एजुकेशन क्या है, क्योंकि उस वाले बॉक्स को पढ़कर हो सकता है कि हमें सिर्फ इतनी ही नॉलेज मिले कि हाँ भाई, सरकार ने बोल रखा है कि 14 साल की उम्र तक जो एजुकेशन है वो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है। तो यही होता होगा कि जब तक हम 14 साल की उम्र को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जैसे 8th क्लास तक का जो बच्चा है या जो बच्ची है, लड़के और लड़कियां हैं, वहाँ तक की शिक्षा को शायद से प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कहा जाता होगा। लेकिन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सिर्फ इतना नहीं है, इसको पहले समझते हैं। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना, ये ना फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। ये फर्स्ट स्टेज मानी जाती है हमारी लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू कंपल्सरी फॉर्मल एजुकेशन। मतलब जितनी भी हम ये फॉर्मल एजुकेशन को ये प्राप्त करते हैं, उसकी जो शुरुआत जहाँ से होती है, उसकी जो नींव जहाँ से रखी जाती है, तो वो रखी जाती है, कंपलसरी फॉर्मल एजुकेशन की नींव रखी जाती है प्राइमरी स्कूल एजुकेशन से, जो कि कंपलसरी फॉर्मल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पहली स्टेज मानी जाती है। दिस इज रिगार्डेड एज फर्स्ट स्टेज। तो इसके लिए एज ग्रुप क्या माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर दो बाइफर्केशंस होती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था सिर्फ क्लास 8 तक आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो कि क्लास 8 तक की एजुकेशन को हम प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कहते हैं। ये भी डिवाइडेड है, ठीक है, बिटवीन एज ग्रुप ऑफ, सबसे पहले अगर आप एज ग्रुप की बात करो, पहले एज ग्रुप की 6 to 11, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो जाती है फर्स्ट से लेकर 5th तक की क्लासेस की एजुकेशन की, पहली से लेकर 5वीं क्लास तक, ठीक है।
वहाँ पर कवर होते हैं 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चे। उसके बाद दूसरी इसकी जो कैटेगरी है वो एज ग्रुप आता है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, और वहाँ पर हम बात करते हैं पूरी फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक की जो शिक्षा है उसके बारे में। भारत के अंदर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन किसको कंसिडर करा गया है? भारत के अंदर इस वाली कैटेगरी को कंसिडर करा जाता है, फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक, यानी कि अप टू 14 ईयर्स, और राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी 14 साल तक की बात करी गई है। तो वैसे प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का मतलब ये भी हो सकता है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह के अंदर ये भी माना जाता है कि 6 से लेकर 11 साल तक की जो आपकी शिक्षा होती है, यानी कि फ्रॉम क्लासेस 1st to 5th, वो भी आपकी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है। भारत के अंदर लेकिन इसको 14 साल तक माना जाता है। फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक की जो आपकी स्कूलिंग होती है, आपकी जो शिक्षा होती है पहली से लेकर 8वीं क्लास तक, वो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का पार्ट है। यहाँ पर जो भी बच्चे फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं, तो हमारा जो कोर फोकस होता है, इसको ऐसा क्यों बोला गया कि ये कंपलसरी फॉर्मल एजुकेशन की पहली स्टेज है? क्योंकि ये नींव बनाती है ये वाली एजुकेशन हमारी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, क्योंकि इसके अंदर फोकस करा जाता है, इट फोकसेस ऑन एक तो फाउंडेशनल लिटरेसी, जैसे हम कहते हैं ना पढ़ना लिखना सीखना, तो वो पढ़ाई लिखाई को सीखना कि पढ़ते कैसे हैं, कोई भी चीज़ बोलते कैसे हैं, कोई भी चीज़ लिखते कैसे हैं। तो जो फाउंडेशनल लेवल की जो लिटरेसी होती है वो इसका पार्ट होती है, वो इसकी हमारी जो लाइफ में जो नींव होती है वो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सेट करता है। दूसरी चीज़ न्यूमेरिकल स्किल्स, जिसको हम न्यूमेरेसी भी कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 सीखना, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी सोशल स्किल्स जो होती हैं वो भी इन्हेंस होती हैं इस एज ग्रुप में, अगर हम फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं। हमारी सोशल स्किल्स जो होती हैं वो भी इन्हेंस होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होती है ये सर्व करता है एज अ बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है एक प्रकार से बेस की तरह सर्व करता है। कौन सा बेस? कि फ्यूचर में हमारी जो लर्निंग है, जो भी हम पढ़ेंगे वो इजी हो सके। हम किताबों को देखकर, चाहे वो मैथ्स की बुक हो, चाहे वो साइंस जीके एसएसटी इंग्लिश हिंदी की बुक हो, हम उनको पढ़ सकें, हमें पढ़ना आए, शब्दों को सेंटेंसेस को पढ़ना आए, और हम उनको समझ भी सकें। उस चीज़ की जो नींव सेट करता है वो हमारी लाइफ में हमारा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का सिस्टम सेट करता है। इससे हमारी जो फ्यूचर लर्निंग के अंदर जो हमारी बेसिक स्किल्स का जो बेस होता है, एक तो वो सेट हो जाता है, पढ़ने लिखने का बेस, और दूसरी चीज़ काफ़ी हद तक ऐसा भी माना जाता है कि दिस प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन फॉस्टरिंग, यानी कि डेवलपिंग एंड पुशिंग आवर कैरेक्टर डेवलपमेंट। पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में फिर इंसान बात करता है, फिर इंसान हवा में तीर नहीं चलाता या चलाती, क्योंकि इतनी बेसिक एजुकेशन जैसे मिलने के बाद पढ़ाई लिखाई इतनी बेसिक तरीके से फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया फर्स्ट से 8th क्लास तक की एजुकेशन को प्राइमरी स्कूल एजुकेशन माना जाता है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह फर्स्ट से 5th क्लास तक की, यानी कि 11 साल की उम्र के बच्चों की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर भारत के अंदर 14 साल तक की उम्र के बच्चों की बात करते हैं। तो उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होती है, वो फिर चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता भी उनके अंदर डेवलप होती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के, तो वो आपको बहुत बार चैलेंज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है ना। वो अपनी मम्मी से बोलते हैं, पापा से बोलते हैं, घर वालों से बोलते हैं कि नहीं दीदी ऐसा नहीं होता, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, हमारी मैम ने हमें ये बताया था। तो यानी कि उनका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है उस चीज़ को लेकर, उनको वो चीज़ें याद हैं कि जो भी चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं, जो लोग गलत बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल में टीचर ने हमारी ये बताया था। तो वो एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम भी करता है, ठीक है।
तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, इसके कुछ की एस्पेक्ट्स को हम जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहला एस्पेक्ट है इसका ड्यूरेशन, मतलब टाइमलाइन इसकी क्या होती है, और इसका स्ट्रक्चर। ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर के संदर्भ में, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ये जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है, इट कवर्स अप टू 8 ईयर्स। यहां पर हम लोग 8 साल तक की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम क्लासेस फर्स्ट टू क्लास 8th, and this is divided into various categories like lower primary, लोअर प्राइमरी के अंदर हम बात करते हैं क्लासेस फर्स्ट टू फोर्थ की, और उसके बाद यहां पर बात होती है अपर प्राइमरी, या जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्कूल, और यहां पर बात होती है क्लासेस 5th से लेकर 8th तक की। दूसरी चीज है, यहां पर किस प्रकार के करिकुलम के ऊपर, सिलेबस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करा जाता है। जो पूरे के पूरे जो करिकुलम का जो फोकस है वो कौन सी चीज़ों के ऊपर है। तो यहाँ पर बात करी जाती है कि अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की, तो हमें यहाँ पर बच्चे को सिखानी होती है फाउंडेशनल लेवल की रीडिंग, राइटिंग, के पर्सन के जो बच्चा है वो क ख ग बनाना, ABCD लिखना, ये सब सीख सके, और इसके अलावा 1 2 3 लिखना भी सीख सके, जिसको हम कहते हैं बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स। उसके अलावा यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का हमारी लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव तो देखो यही है कि वैसे तो करिकुलम में जिस चीज़ के ऊपर फोकस करवाया गया, जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है कि रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल्स को सिखाना, तो ये एक प्रकार से हमारी लाइफ में ये जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होती है, इसका रोल ये होता है ये इंश्योर करना कि फंडामेंटल लेवल से हमारी जो लर्निंग प्रोफिशिएंसी है, हमारी जो लर्निंग प्रोफिशिएंसी है वो डेवलप हो सके, हम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकें, शब्दों को, जैसे बच्चे को बोला जाता है ना A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो दिमाग में शब्द बोलते ही उसकी छवि या उसका मतलब जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे को। और बेसिक जो न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं कि 2 1 2 2 2 4, 2 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चे को।
और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का लाइफ में रोल क्या होता है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको बात करी, ये ऑब्जेक्टिव्स को बोला गया था यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ का डेटा कहता है कि जिन जिन कंट्रीज में प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस करवाया जा रहा है, तो आउटकम के तौर पर, ऑब्जेक्टिव के तौर पर, या करिकुलम में जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है। और फिर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करा जाता है यहाँ पर, और की एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। उसके बाद बात करी जाती है यहाँ पर डेवलपमेंटल स्किल्स की। डेवलपमेंटल स्किल्स की डेवलपमेंटल स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है कि अगर हम प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो बियॉन्ड एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई के अलावा, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का किसी भी कंट्री के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, या यूनिसेफ के डेटा की बात करें तो वो तो सारी कंट्रीज़ के बारे में बात करेगा, तो यहाँ पर बियॉन्ड एकेडमिक्स, बियॉन्ड पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव और क्या क्या होते हैं। तो बियॉन्ड एकेडमिक्स प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो है वो हमारी हेल्प करता है ताकि हम सीख सकें सोशल स्किल्स को, कम्युनिकेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, और जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो एकेडमिक्स के बियॉन्ड ये चार चीज़ें और निकल कर आती हैं कि हमें प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जीवन में और क्या सिखाता है, या और किस चीज़ को फॉस्टर करता है, प्रमोट करता है। ठीक है। अगर हम इंडिया के अंदर इस प्राइमरी एजुकेशन की, अगर हम प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। एक तो लीगल फ्रेमवर्क हमें पता ही है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इसके बारे में बात करी गई है। तो ये जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की जो स्टेज है भारत के अंदर, अंडर आरटी एक्ट 2009, ये फ्री है एक तो, और दूसरी चीज़ है ये कंपलसरी है। एक तो ये फ्री है और कंपलसरी है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि सभी वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल तक है उनको बेसिक लेवल से 8वीं क्लास तक की यूनिवर्सल एजुकेशन मिल सके, सभी को मिल सके, कोई उससे वंचित ना रह जाए, कोई उससे वंचित ना रह जाए। और ऐसी ये वाली चीज़ बोली हुई है हमारे देश के संदर्भ में यूनेस्को ने। यूनेस्को के बारे में आप जानते हो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यूनेस्को ने भी हमारे देश के संदर्भ में ये वाली चीज़ कही है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है इसका, वो इस प्रकार से होना चाहिए किसी भी देश के अंदर कि एक तो ये जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हो, नंबर वन चीज़ तो ये कि वो फ्री हो, दूसरी चीज़ है वो कंपलसरी, और हमारे देश ने इसको माना भी है। हमारे देश में इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। वहाँ पर हमने इसको फ्री भी कर रखा है और कंपलसरी भी कर रखा है। तो अल्टीमेटली ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है,
इसका रोल, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसका रोल हमारे जीवन में क्या निकल कर आता है, ये एजुकेशन हेल्प करती है एक तो हमारे पर्सनल ग्रोथ में, ब्रेकिंग पॉवर्टी साइकिल्स, और एक ऐसा फाउंडेशन सेट करना हमारे जीवन में, एक ऐसा फाउंडेशन, या जिसको आप कह सकते हो कि एक ऐसा बेस सेटअप करना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर एजुकेशन। कि पता चला लोग जो हैं वो हमारे देश के पढ़ते रह गए, कहने को उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कर ली, लेकिन उनको बेसिक तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, वो शब्दों का उच्चारण नहीं जानते हैं, उसका मतलब नहीं जानते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, अटक अटक के पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो फॉल्ट है, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का फॉल्ट है। ठीक है, तो ये प्राइमरी एजुकेशन का ये रोल क्या होता है, जो मैंने आपको कंफ्यूजन बताई। अगेन ये वाली जो बात कही थी, ये यूनिसेफ ने कही थी, और यूनिसेफ की फुल फॉर्म दोस्तों आप जानते ही हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हम यहाँ पर अपने बॉक्स पे। तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, इसके प्रोविजंस को हमने डिटेल्ड तरीके से जान लिया, प्राइमरी एजुकेशन को हमने काफ़ी डिटेल्ड तरीके से समझ लिया। तो अब हम कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि भारत के अंदर प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लिखी तो गई है कि हाँ सबको मिलेगी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है इसके अंदर, दे आर गर्ल्स, जिनके लिए एजुकेशन जो है वो नेसेसरी नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसका रीज़न ये है, माँ बाप ये मानते हैं भारत के समाज के अंदर कि बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा घर के जो काम है वो सीखने चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बच्चियों के लिए रेदर देन एजुकेशन। ये सोच है हमारे भारत के समाज के अंदर बहुत सारे घर परिवारों की, और ये सोच होती क्यों है, क्योंकि हमारे देश के घर परिवार के अंदर पेट्रियार्की का सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत बहुत सारी लड़कियां कन्फाइन होकर बंद कर रह जाती हैं अपने घरों के अंदर ही। घरों के अंदर ही से कहने का ये मतलब है कि कहने को उन्होंने स्कूलिंग कर रखी है, घर वालों ने आपत्ति नहीं जताई, कहने को उन्होंने कॉलेज अपना कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, घर वालों ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं कर पाती हैं तो आगे चलकर बाहर। और कुछ कुछ घर परिवारों में तो ऐसा है कि अगर वो घर परिवार गरीबी से जूझ रहे हैं तो वो ये सोचते हैं ज़्यादातर जो हमारे रिसोर्सेज हैं या हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो हम क्यों ना बेटे की शिक्षा पे खर्च करें, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन बेटियों को पढ़ाना। और इसका रीज़न है, माना जाता है, पेट्रियार्की को। एक और रीज़न जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं, जो बच्ची हैं, दे आर केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल, क्योंकि बहुत सारे घर परिवार के लोग ना, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, वो डरते हैं कि लड़कियां जो है घर से बाहर निकलेंगी तो वो सेफ़ नहीं होंगी, या उनकी सेक्सुअलिटी के लिए डर होता है माँ बाप के दिलों में या घर वालों के दिमाग में, उनकी सेफ्टी एंड सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, कि बेटी है, लड़की है, कुछ अनहोनी ना हो जाए, बाहर के लोग सही नहीं होते हैं, हमारी लड़की सेफ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, और स्कूल में या घर से बाहर निकलते हुए कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ठीक है, तो लोगों को बेसिकली क्या होता है कि लड़कियों को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है,
और वो ये नहीं सोचते कि अनहोनी तो लड़कों के साथ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी दे आर टू मच कंसर्न फॉर द सेफ्टी एंड सेक्सुअलिटी ऑफ देयर डॉटर्स। इसके अलावा एक और रीज़न माना जाता है कि स्कूल बहुत बार बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे हमारे देश के ज़िलों में थोड़े दूर दराज के डिस्टेंस पर लोकेट होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर कभी कभार ऐसा भी देखने को हमें मिलता है कि या तो बिल्कुल ज़ीरो या बहुत ही ज़्यादा गिने चुने फीमेल टीचर्स हैं वहाँ पर, या तो है ही नहीं या तो बहुत ही कम है। तो बहुत सारे घर परिवार के लोगों का पर्सपेक्टिव ये भी बनता है वहाँ पर जाकर कि यार देखो मेल फैकल्टी है वहाँ पर, और सभी लड़के और लड़कियाँ जो हैं चलो वो तो एज अ स्टूडेंट स्कूल जाएंगे, लेकिन कोई फीमेल फैकल्टी भी होनी चाहिए जिससे हमारी बच्ची जो है वो कोई ना कोई बात कर सके, या फिर अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो अपनी एक फीमेल टीचर होगी तो उसको कोई कंसर्न बता सके। और इसके साथ एसोसिएटेड इशू एक वॉशरूम का भी आ जाता है, वो हमारा एक अगला पॉइंट है वैसे। यानी कि सिर्फ मेल फैकल्टी की वजह से भी बहुत सारे लोग कतराते हैं अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से। और अगर वो स्कूल एक सर्टेन डिस्टेंस पर लोकेटेड है, दूर लोकेटेड है कि साइकिल से बच्चियां जो है वो सुबह सुबह स्कूल जा रही हैं, घर परिवार इतना सक्षम नहीं है कि रोज़ सुबह जो पिताजी हैं या घर के जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल तक छोड़कर आ सकें और दोपहर में लेकर आ सकें, तो फिर वो सोचते हैं कि क्या ही पढ़वाना। स्कूल पास होता तो हम सोचते भी, एक तो स्कूल दूर है, वहाँ पर कोई भी फीमेल फैकल्टी नहीं है या बहुत लिमिटेड फीमेल स्टाफ है, तो हमारी बच्ची जो है वो सेफ़ नहीं होगी। अगेन यहाँ पर बात फिर सेफ्टी और सेक्सुअलिटी की घुमा फिरा कर आ जाती है। और वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न ये भी माना जाता है भारत के समाज के अंदर कि लोग क्यों कतराते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल वगैरह भेजने से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़ इनसाइड द स्कूल प्रेमाइसेस। कि स्कूल के अंदर वॉशरूम्स ही नहीं है, अगर हैं भी तो कभी कभार देयर इज़ अ लैक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग वॉशरूम नहीं है, कभी कभार एक कॉमन वॉशरूम ही बना रखा है। तो अगेन यहाँ पर बात फिर से घुमा फिरा कर सेफ्टी और सेक्सुअलिटी के ऊपर आ जाती है कि कोई अनहोनी ना हो जाए बच्चियों के साथ, या फिर सेफ्टी जो है वो रहेगी बेटियों की, बच्चियों की स्कूल में कि नहीं रहेगी। तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ ना होने के कारण अब जैसे कोई एक बच्ची है, कोई एक लड़की है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेस चल रहा है एंड शी नीड्स टू चेंज पैड्स इन द वॉशरूम, तो अब वहाँ पर अगर एक कॉमन टॉयलेट होगा और कोई लड़का घुसा चला है तो ऑब्वियस ही बात है वो वाली चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, उसकी तो आत्मा झंझुर जाएगी अंदर से, काँप जाए बेचारी वो बच्ची। और ऊपर से अगर कोई अनहोनी हो जाए, है ना, कोई बदतमीजी कर बैठे वहाँ पर, तो वो चीज़ सही नहीं होती है कि मतलब एक कॉमन वॉशरूम हो, को हमेशा सेपरेट वॉशरूम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे कितने भी हम पढ़े लिखे हो जाएं या फिर हम कितने भी पॉश समाज के अंदर बैठें। ये तो एक बेसिक मोरालिटी वाली चीज़ है, लॉजिक वाली चीज़ है कि हर एक जगह पर देयर शुड बी सेपरेट वॉशरूम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। और अब तो ट्रांसजेंडर्स वॉशरूम या डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से भी वॉशरूम होने लगे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिसेज में या जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वहाँ पर। इवन अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झांसी, आप इसका रेफरेंस दे सकते हो, मैंने फाउंडेशन कोर्स के अंदर ग्रुप के अंदर एक बार ये वाली फ़ोटो भेजी थी। झांसी के रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के वॉशरूम देखने को मिलेंगे, मेल वॉशरूम, फीमेल वॉशरूम, ट्रांसजेंडर वॉशरूम एंड डिसेबल्ड लोगों के लिए वॉशरूम। तो ये चीज़ एक अच्छी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ मानी जाती है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लिटरेसी रेट है महिलाओं का भारत के अंदर, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो अभी अपने ऊपर डिस्कस करी कि लड़कियों को ये मतलब सिखाना कि वो मतलब उनसे ये अपेक्षा कर रखना कि स्कूल एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप घर के काम काज सीखो, और पेट्रियार्की की वजह से वो घर पे बंदी रह जाती हैं।
सेफ्टी और सेक्सुअलिटी को लेकर कई लोग उनको स्कूल वगैरह भेजना जो है या पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, और स्कूल कभी कभार दूर दराज के डिस्टेंसेस पर लोकेटेड हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो या बहुत लिमिटेड फीमेल स्टाफ है, टीचर्स हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो है उनका अभाव है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक फ्यूल टू फायर का काम करती हैं कि वाई मतलब बड़े सारे जो घर परिवार के जो लोग हैं दे मतलब वो कतराते हैं कि दे डोंट वांट टू सेंड देयर डॉटर्स एंड फीमेल्स टू स्कूल फॉर सीकिंग एजुकेशन। तो लिटरेसी रेट जो औरतों का है वो है 65%, वेयर एज इट इज़ 82% फॉर मैन। और ऐसा कौन कहता है? ये चीज़ लिखी गई है सेंसस 2011 में। तो ये जो डिफरेंस है ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ फार विमेन आर बिहाइंड मैन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बाकी सारी जगह पर पेट्रियार्की का जो प्रभाव होता है समाज के बहुत सारे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वहाँ पर तो औरतें, लड़कियाँ, बच्चियाँ, महिलाएं वो तो पीछे रहती हैं हमेशा मर्दों से। लेकिन एटलीस्ट एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, दे शुड बी एट पार विद मैन। लेकिन वहाँ पर भी हमें ये वाली चीज़ देखने को नहीं मिलती है कि गैप ऑलमोस्ट 20% के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है विमेन का वो 65% है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 एज कम्पेयर टू 82% फॉर मेन। तो विमेन की जो इलिटरेसी है इसके दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा समाज को आगे चलकर भुगतने पड़ सकते हैं। इट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट उनके बच्चों पर भी निकल कर आता है। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है और कल को ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं हमारे देश में अगर वो हाउसवाइफ्स हैं तो एटलीस्ट घर पे रहकर वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कुछ कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकती है, देख तो सकती है। लेकिन अगर वो खुद ही पढ़ी लिखी नहीं तो बच्चों को क्या देखेंगी, बच्चों की पढ़ाई के बारे में उनसे क्या ही डिस्कशन करेंगी। और कभी कभार ये भी होता है कि लो स्कूलिंग की वजह से इट लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, क्योंकि बेसिकली लो स्कूलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि पढ़ाई लिखाई कहने को कर ली लेकिन 5वीं क्लास तक कोई महिला पढ़ी, कोई स्कूल ड्रॉप आउट है या पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई, तो कहने को उसने स्कूलिंग करी थी या एक पर्टिकुलर क्लास तक पढ़ी थी लेकिन सीखा कुछ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि लेवल बहुत कम था स्कूल एजुकेशन का जहाँ पर वो पढ़ती थी वो महिला जब वो बच्ची थी और स्कूलिंग पूरी नहीं हो सकी। तो लो स्कूलिंग की वजह से इट ऑल्सो लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ केयर फॉर दिस चिल्ड्रेन विच लीड्स टू हायर इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो। क्योंकि उसके अंदर फिर मतलब बेसिकली यहाँ पर जागरूकता की बात करी जा रही है कि पढ़ाई लिखाई आपको जागरूकता जो है आपकी जागरूकता में मदद करती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये देखा था कि डेवलपमेंटल स्किल जो है उसके ऊपर फोकस करा जाता है प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के अंदर। तो बियॉन्ड एकेडमिक्स हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मदद करती है हमारी सोशल स्किल्स को डेवलप करवाने में, कम्युनिकेशन में, क्रिटिकल थिंकिंग में और कैरेक्टर डेवलपमेंट में। तो अगर किसी की प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है स्पेशली महिलाओं की, तो महिलाओं को फिर जागरूकता नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों पर भी या प्रेगनेंसी के टाइम पर भी कम ध्यान देती हैं। क्योंकि अगर 8th क्लास तक भी पढ़ी होती है तो उसको पता होता कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या चीज़ है या प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चों का कैसा ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी के साथ कैसे खिलवाड़ नहीं करनी होती है। और इन सब कारणों की वजह से जहाँ पर जो महिलाएं हैं स्कूल गई थी लेकिन वो पढ़ लिख वैसे नहीं पाई कि अपनी लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकें, बेसिक सोशल स्किल्स उसके अंदर आ सके, तो इसका जो दुष्परिणाम है वो उनके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है, जिसका अल्टीमेटली जो सोसाइटल या कंट्री के लेवल पर जो इम्पैक्ट होता है वो ये निकल कर आता है दैट इट लीड्स टू हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड समटाइम्स इट ऑल्सो लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, बिकॉज शिक्षा जो पूरी नहीं हो पाई महिलाओं की बचपन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर वुमेन कि वो पर्टिकुलरली जो अच्छे हेल्थ प्रमोटिंग जो बिहेवियर की कैटेगरीज में आने वाले जो बिहेवियर होते हैं उसको अडॉप्ट कर सके, वो अडॉप्ट नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल उनको इतनी भी फिर जागरूकता नहीं होती है, जैसे ये तो फिर पढ़ा लिखा गंवार होने वाली जैसी बात होगी ना कि आप स्कूल गए थे लेकिन आपको फिर भी नहीं पता कि बच्चे को टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगवाने होते हैं, प्रेगनेंसी में आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग
का सहारा नहीं लेना चाहिए और आपको टाइम से अपनी दवाइयाँ जो है कंप्लीट कर खानी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। बच्चों को इंजेक्शंस लगवाने चाहिए, पोलियो की ड्रॉप्स पिलवानी चाहिए। तो ये जब मतलब आप समझ गए ना कि फीमेल को यहाँ पर एक पिलर की तरह देखा जा रहा है कि फीमेल को ही, अगर एक माँ को ही ये जागरूकता नहीं है तो फिर वो अपना नुकसान तो करेगी करेगी, लेकिन बच्चे के जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगी। तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 2 स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करी थी, एंड दैट वाज सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2 स्कीम्स के अंदर क्या बोला गया था, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, इसके बारे में दोस्तों हम अगले लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करेंगे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस फीमेल एजुकेशन, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।